subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacophore modeling, that's the important of the drug design. तो आज की इस वीडियो पे हम ड्रग डिज़ाइन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्माकोफोर मॉडलिंग, जो आपके स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और लिगान बेस्ड ड्रग डिज़ाइन दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये जो टॉपिक हैं आपके फार्मेसी में और मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फिर आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। बात करें आपके 6 सेमेस्टर की हो फार्मेसी के, उसमें आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, आपका यूनिट नंबर 5 है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below by using this link. And अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फार्माकोफोर मॉडलिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में जो ड्रग डिज़ाइन के हैं, आपके इंट्रो से लेकर QSR हो गया, आपका बेसिक जो टाइप्स हैं ड्रग डिज़ाइन का, स्ट्रक्चरल बेस, लिगान बेस, QSR के जितने भी फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स हैं उनको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो फार्माकोफोर मॉडलिंग, तो फार्माकोफोर क्या है? बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे एटम होते हैं जो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो उन जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें क्या बेसिक फीचर हैं, स्ट्रक्चरल फीचर हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो जो आपके ग्रुप हैं वो एक तरीके से फार्माकोफोर की तरह बात करते हैं एक जनरल वे पे, बट डिटेल क्या है हम आगे देखते हैं वन बाय वन। सो फार्माकोफोर कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस बाय द पॉल एहरलिच। जो साइंटिस्ट पॉल एहरलिच हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, ये आपके हर जगह आपको मिलेंगे, फार्माकोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बहुत सारे इन्होंने इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे कीमोथेरेपी को लेकर हो, आपके जो ड्रग के कॉन्सेप्ट हों, फार्माकोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट हों, फार्माकोफोर के कॉन्सेप्ट हों, बहुत सारे जगह पे इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। अर्ली इन द 90s, तो इनकी जो हिस्ट्री है, इनका जो बेसिक्स रोल है आपके फार्मेसी में, मेडिकल साइंस में, उसको आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है। देन द टर्म फार्माकोफोर वॉज कॉन्ड बाय द स्यूलर इन हिज 1960 books Chemobiodynamics and Drug Design, and was defined as a molecular framework that carries the essential features which responsible for the drug's biological activity. तो फार्माकोफोर मतलब होता है एक तरीके से कैरी करने वाला, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में कुछ मोलिकुलर फ्रेमवर्क होंगे, जो उनमें इसेंशियल फीचर्स होंगे जो ड्रग के मतलब फार्माकोन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सपोज मान लेते हैं एक बेंजीन है कि नहीं, और ये आपका सपोज जो है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, ये आपका सपोज यहाँ पे डालते हैं H2 है, जो क्या हो गया आपका एक तरीके से सल्फोनामाइड हो गया, है ना। तो इस सल्फोनामाइड पे कुछ एक इसेंशियल स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, ठीक है, जो कैरी करते हैं एक मोलिकुलर फ्रेमवर्क को, और ये जो हैं इस ड्रग के पूरे जो आपका सल्फोनामाइड है उसकी जो मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसेंशियल ये मोलिकुलर फीचर्स हैं आपके सल्फोनामाइड का, तो उसी को हम बोलते हैं फार्माकोफोर। And in those years, pharmacophore was understood as the chemical functional group on the molecular that are responsible for the biological activity. ये हम समझते हैं, बट ये है नहीं, ठीक है। उस फंक्शनल ग्रुप में क्या बेसिक फीचर्स हैं, मोलिकुलर फीचर्स हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं, वो डिपेंड करता है एक्चुअली उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, ना कि वो फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। In 1997 IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry defined the pharmacophore as the sum of steric electronic property that are required for the interaction of molecules within the target and thus provide the biological activity, ठीक है। तो आपके उस फंक्शनल ग्रुप में जो उसमें मौजूद है, जो फंक्शनल ग्रुप उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फंक्शनल ग्रुप के टोटल स्टेरिक फीचर्स क्या हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स क्या हैं, उनके सम है ना, उनके जो हम उसको प्लस कर देंगे, उसके बाद उनमें जो
उनकी फीचर्स की वजह से जो टारगेट से इंट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगा या ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन होगा, जो कि उसकी बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो बाइंडिंग करने के बाद ही वो आपके एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि पॉल एहरलिच ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या दिया था कि कोई भी बायोलॉजिकल कोई भी आपका जो ड्रग है उसके टारगेट प्रोटीन में बाइंड किए बिना अपना एक्शन नहीं देगा। तो आपके मेन जो कॉन्सेप्ट था ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन का, उन्होंने पॉल एहरलिच ने ही दिया था कि ड्रग और प्रोटीन में एक कॉम्प्लेक्स बनना ज़रूरी है, एक बाइंडिंग होना ज़रूरी है। जब तक आपका कोई भी ड्रग उसके पार्टिकुलरली जो आपका बाइंडिंग साइट्स है, मान लो सपोज उसको हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। अगर ये सपोज आपका ड्रग मॉलिक्यूल है ना, तो इस ड्रग मॉलिक्यूल की बात करें तो वो उसके पास एक स्ट्रक्चर, दोनों का एफिनिटी होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, इनका इंट्रैक्शन होना चाहिए, तभी वो आपका एक्शन देगा। और ये जो बाइंडिंग है, इन दोनों का जो बाइंडिंग है, इंट्रैक्शन है, वो इस ड्रग में प्रेजेंस जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पे डिपेंड करता है। सो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड टारगेट प्रोटीन्स इज डिपेंड ऑन द ड्रग्स steric and electronic features present on the functional group which useful for the biological activity। क्लियर है? ठीक है। So the pharmacophore does not represent the real molecule or set of chemical groups but is an abstract concept। तो एक तरीके से ये बोलना गलत है कि जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं उनकी वजह से आपके एग्जैक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। उन फंक्शनल ग्रुप में जो स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं उनकी वजह से जो इंट्रैक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग की एक्टिविटी के लिए। सो फार्माकोफोर इज द पैटर्न ऑफ फीचर of the molecule that is the responsible for the biological effects which capture the essential notion that pharmacophore is built from the features rather than the define the chemical group। तो उन chemical group के कंपेयर पे उसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स या स्टेरिक फीचर्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप हम अलग अलग उस पर ऐड कर सकते हैं, सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। क्लियर है ना? हम मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, फिनाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, लेकिन जिसका जो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स कंपेटिबल होगा उस ड्रग के लिए, ठीक है, बेहतर तरीके से होगा, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी हाई हो सकती है। ठीक, तो प्रॉपर फिट होता है अगर ड्रग तो उसकी एक्टिविटी हाई होगी। और उसी की वजह से जैसे कि बात करें, हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का। ठीक है, नॉर एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर बाइंड होता है, एड्रेनालिन भी होता है, लेकिन बात करें बीटा रिसेप्टर्स की तो एड्रेनालिन जो है अच्छी तरीके से बाइंड होता है बीटा रिसेप्टर्स पे, जबकि नॉर एड्रेनालिन प्रॉपर्ली फिट नहीं बैठता क्योंकि उनके जो फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से उनके जो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं वो भी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसके दो मेन टाइप होते हैं आपके फार्माकोफोर मॉडलिंग के, एक होता है लिगांड बेस, एक होता है स्ट्रक्चरल बेस। लिगांड बेस में जैसे हम जानते हैं कि जो आपके टारगेट प्रोटीन्स हैं वो हमारे लिए अननोन होता है। टारगेट प्रोटीन्स का जो 3D स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, हमको मालूम नहीं रहता है, वो अननोन होता है। जो हम केवल जो हमारे जो नॉलेज बेस पे हैं, जो लिगांड की बात करें जिससे ड्रग बाइंड होता है, तो सेम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को हम लेके, ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स को लेके हम काम करते हैं और इफेक्ट चेक करते हैं उस टारगेट प्रोटीन्स पे। तो सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स हैव द सिमिलर बिहेव। ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एक तरीके से सिमिलरली बिहेव करते हैं उस टारगेट प्रोटीन को लेकर। वो हमारा बेस्ड है लिगांड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन पे। लेकिन जो आपके रिसेप्टर बेस की बात करें या आपके स्ट्रक्चरल बेस की बात करें, तो इसमें जो 3D स्ट्रक्चर है आपके रिसेप्टर्स का या टारगेट प्रोटीन्स का, वो आइडेंटिफाई होता है, वो नोन होता है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम फार्माकोफोर मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, फार्माकोफोर मॉडलिंग में बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, स्टेरिक और आपके जियोमेट्रिकल स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं जो उसमें प्रेजेंस होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एच बॉन्ड, है ना, एच बॉन्ड एक्सेप्टर, एच बॉन्ड डोनेटर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर हम उसको इंट्रैक्शन कराते हैं हमारे ड्रग टारगेट प्रोटीन से। ठीक, सो इसके जो मेन एप्लीकेशन है आपका वर्चुअल स्क्रीनिंग, जिससे हम केमिकल डाटाबेस बना सकते हैं, डी नोवो डिज़ाइन और आपका बहुत सारे लीड ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी टारगेट ड्रग डिज़ाइन, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए।
So each atom or group of the compound that shows the feature associated with the molecular recognition can be converted in the pharmacophore pattern. Molecular pharmacophore pattern can be hydrogen bond donor, hydrogen bond acceptor, positive features, negative feature, aromatic ring, hydrophobic features and their combinations. तो ये बेसिक्स आपके पैटर्न्स हैं, ये बेसिक्स आपके पैटर्न्स हैं, ठीक है, फार्माकोफोर मॉडलिंग के। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ए फार्माकोफोर मॉडल इंक्लूड्स सेवरल पैटर्न्स अरेंज इन द पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर या 3D पैटर्न। ईच पैटर्न इज डिपिक्टेड बाय द टिपिकल स्फीयर is containing the radius that determines the deviation tolerance from the exact position. There are also various other displaying ways. The pattern can be displayed as single pattern or the combination. तो ये एक तरीके से ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ये कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग उसको जो मेन आपका एलिमेंट्स हैं उसको हम अलग अलग मार्क कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो स्पेस में जो आपके डिस्टेंस हैं वो मार्क कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग हैं। तो जो आपका याद रखिए, जो फार्माकोफोर मॉडलिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें बेसिकली आपका जो एच बॉन्ड एक्सेप्टर है वो ब्लू रंग का होता है, एच बॉन्ड डोनर आपके पिंक कलर का होता है, कैटायंस आपके रेड, एनायंस आपके ब्लू, हाइड्रोफोबिक आपके ग्रीन और एरोमेटिक आपके येलो। जैसे कि ये आपका एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। ये जो हैं ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जैसे कि आपका CH3 है ना, तो CH3 ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। केटाइंस की बात करें तो रेड होगा, यहाँ पे है नहीं केटाइंस कोई भी, है ना। और ये जो है एच बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक है, जो एच बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बात करें इस कंपाउंड्स की तो ये आपके या तो N होंगे, क्या होंगे ये N होंगे, या फिर आपके O होंगे, ऑक्सीजन होंगे, है ना। ऑक्सीजन हो सकते हैं ना, ये एच बॉन्ड जो है ऑक्सीजन हो सकते हैं, या आपके ऑक्सीजन हो सकते हैं, या आपके ऑक्सीजन ग्रुप हो सकते हैं, या फिर ये आपके नाइट्रोजन हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकता है। NH2 वगैरह, NH2 है, SH है, OH है, वो आपके क्या हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं, ठीक। और जो पिंक वाले हैं वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में होते हैं, ठीक। तो ये बेसिक्स हैं, ये आप समझिए, इसको आप देखिए, समझिए कि किस कलर का क्या बेसिक मतलब है, क्या ये होते हैं। तो क्योंकि इन्हीं के बेस पे वो आपके प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक। जैसे कि ये बात करें तो जैसे कि आपका एच बॉन्ड एक्सेप्टर को हम इस तरीके से जो हम डिनोट कर सकते हैं कि आपका एच बॉन्ड एक्सेप्टर है ब्लू रंग में, एच बॉन्ड डोनर को हम लोग पिंक में करते हैं, ये आपका रेडियस साइज है, एरिया है। एनायनिक को इस तरीके से, कीटानिक को ब्लू में, हाइड्रोफोबिक को ग्रीन में, एरोमेटिक को येलो में। तो ये इनका एरिया साइज है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके जो हैं, ये आपका कोई ना कोई ड्रग है, ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इनका इंट्रैक्शन हो रहा है वो हम जो हैं प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक। तो ये बेसिक्स हैं। अब क्या बेसिक अप्रोचेस हैं। सो देर आर 2 प्रिंसिपल्स अप्रोचेस फॉर द फार्माकोफोर मॉडलिंग दैट आर यूज्ड इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस और ड्रग डिज़ाइन। फर्स्ट इज द लिगांड बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड सेकेंड इज द स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग और स्ट्रक्चरल बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग। In the ligand-based pharmacophore modeling approach, novel ligands are designed by the using set of active ligand availables. This approach is employed if the target structure is not available. तो ligand based structure में जैसे हमने कहा कि हम novel ligands को डिज़ाइन करते हैं based on the knowledge. बहुत सारे जो एक्टिव लिगांड्स अवेलेबल होते हैं उनके नॉलेज के बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं आपके लिगांड्स को। लेकिन इसके केस में जो है आपका जो टारगेट स्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं होता है। In similar manner, the structure-based drug design approach is the employed when the structure of the target protein is available. तो सेम structure-based drug design या फार्माकोफोर मॉडलिंग में जो स्ट्रक्चर है आपके टारगेट प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर है वो हमको मालूम होता है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली, याद रखिए इनको, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। जो भी डिफरेंसेस होते हैं ना वो याद रखिए। तो ये जो आपका ड्रग डिज़ाइन का पार्ट है वो आपके GPAT में एक क्वेश्चंस आएंगे ही, याद रखिए। So ligand-based drug design, in the ligand-based drug design of pharmacophore modeling, first active ligand are identified by using the literature availables और database search। तो हम उसमें एक्टिव लिगांड्स जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज आपका कोई भी ड्रग है मान लो, है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उनमें से आपका कौन सा एक्टिव लिगांड है जो उसके प्रोटीन से, टारगेट प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है based on the knowledge, literatures and the theories and the database, ठीक। उसके बाद
उसको हम ट्रेनिंग से टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं क्या सही है नहीं है क्या है। देन द फीचर एनालिसिस, द ट्रेनिंग सेट लिगेंड्स इज डन, द कॉमन फीचर्स आर डिटेक्टेड थ्रू द एलिमेंट्स टू द एक्टिव लिगेंड। हम टेस्ट करते हैं, रन करते हैं, हम चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। उसके बाद से हम लोग प्रॉपर्ली जो एक्टिव लिगेंड्स को जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज द फार्माकोफोर मॉडलिंग, जनरेशन एंड रैंकिंग ऑफ द generated models. Finally, pharmacophore model is validation is performed and the best pharmacophore model is selected depending on the result of the obtained. तो जो भी हम अलग अलग उसको सिलेक्ट किए हैं, जो हम लोग डिज़ाइन किए हैं, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ में, उसको हम रन करते हैं, टेस्ट रन, ठीक है। उसके बाद जो भी डाटा आते हैं उसको हम वैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं कौन सा फिट बैठता है अच्छे तरीके से। तो उन एक्टिव फार्माकोफोर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर हम लोग अलग करते हैं ताकि हम उसमें आगे जो इन विवो एक्टिविटी है हम कर सकें, हम सिंथेसाइज कर सकें, लैब में बना सकें और इन विवो चेक कर सकें कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक। सेम दोनों चीज़ें हैं, बट स्ट्रक्चरल बेस में स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है टारगेट प्रोटीन का मालूम होता है, उसमें नहीं होता लिगैंड पे। तो इन द स्ट्रक्चरल बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फर्स्ट स्टेप। उसमें हम कोई डिसीज़ जैसे कि बात करें हमारा हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन बेसिकली में उसमें जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होंगे, है ना, तो उसमें हाइपरटेंशन होगा। तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो पहले जो रिसेप्टर्स हैं टारगेट प्रोटीन्स हैं, जैसे कि अल्फा 1 जितने भी रिसेप्टर्स हैं या एंजाइम्स हैं, जैसे कि बात करें कॉक्स-2 एंजाइम्स, तो एनएसआईडीज़ के केस में अगर हम एनएसआईडीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जो वो एनएसआईडीज़ हैं कॉक्स को ब्लॉक करे, इनहिबिट करे, तो उनमें बाइंडिंग होना चाहिए। तो हम पहले टारगेट प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि इस पे हमको काम करना है, ठीक। द सेकेंड स्टेप इज द बाइंडिंग साइट प्रेडिक्शन। अब क्योंकि टारगेट प्रोटीन्स में बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, है ना, आपके टारगेट प्रोटीन्स जो हैं बहुत लंबे चौड़े एमिनो एसिड से बने होते हैं और इनमें बहुत सारे आपके एमिनो एसिड्स बने होते हैं। इस एमिनो एसिड्स में सपोज कुछ जो है स्पेसिफिक बात करें, कुछ बाइंडिंग साइट होते हैं, अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होते हैं, है ना, सपोज अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो हमको जो राइट बाइंडिंग साइट्स हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमको बेस्ड ऑन द जो उसका एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड ड्रग हैं उसके बेस पे, ठीक। देन कंप्लीमेंटल केमिकल फीचर्स ऑफ द बाइंडिंग साइट एमिनो एसिड्स एंड देयर लेआउट्स आर आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग द केयरफुली। उसके बाद सपोज हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेसिक बाइंडिंग साइट्स हैं, है ना, ये सपोज हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये बेसिक बाइंडिंग साइट्स हैं, तो इनमें क्या क्या एमिनो एसिड्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, है ना, और स्टैंडर्ड ड्रग किस तरीके से उनमें बाइंड हो रहा है, क्या उनके बेसिक फीचर्स हैं, स्टेबिलिटी हैं, वो हम अलग कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। आफ्टर दिस द फार्माकोफोर फीचर्स विच शुड बी ऑप्टिमाइज by the adjusting tools the program employed are the generated. Finally, crucial pharmacophore features responsible for the activity are selected. उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसके करके हम जो अपने ड्रग डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम फार्माकोफोर मॉडल करते हैं, फार्माकोफोर को आइडेंटिफाई करके फार्माकोफोर जनरेट करते हैं। जैसे कि बात करें एच बॉन्ड डोनर हो, एच बॉन्ड एक्सेप्टर्स हो, हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स हों, उन सब के बेस पे, है ना। सो लिगैंड स्काउट, MOE, Pocket V2, Snooker among the commonly used software for the structure-based pharmacophore modeling. Similarly, there are various softwares and server used in the pharmacophore modeling. तो बहुत सारे फार्माकोफोर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस ही होता है, ये आपके कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का ही पार्ट है, हाई थ्रो आउटपुट स्क्रीनिंग का पार्ट है। हम इस पर बहुत सारे ड्रग्स जो हम लेबोरेटरी में ना बनाकर कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसको रन कराते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स पे। हम चेक करते हैं कि उनका जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है आपके लिगैंड का या ड्रग मॉलिक्यूल का और हमारे टारगेट प्रोटीन्स का, वो प्रॉपर्ली है या नहीं है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी से हम उसको स्कोर करते हैं आपके डॉकिंग पे। बाइंडिंग एनर्जी जितनी लोवेस्ट होगी, है ना, इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टेबिलिटी है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी है, वो अच्छी होगी, मतलब वो ड्रग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो 100 हमने ड्रग बनाया, 100 में से हमने चेक किया कि स्टैंडर्ड ड्रग के कंपेयर पे उसके जो सिमिलर आपके जो एफिनिटी शो कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी शो कर रहा है या उससे अधिक शो कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी शो कर रहा है, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो 10-12 हम अलग करते हैं, फिर उनको हम लोग लेबोरेटरी में डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर हम इन विवो टेस्ट करते हैं।
तो उससे जो है हमने 100 जो डेरिवेटिव बनाए थे, 100 में से केवल 10 को ही हमको लेबोरेटरी बनाना पड़ा। बाकी 90 जो हैं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 90 डेरिवेटिव्स हैं, इनकी सॉफ्टवेयर बेस पे, इन स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो बाइंडिंग स्टेबिलिटी है, एफिनिटी है, डॉकिंग स्कोर है, वो उतना अच्छा तरीके से नहीं है। इसलिए हम इस जो डेरिवेटिव्स हैं उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेबोरेटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, या वो एक तरीके से थेरेपेटिक फेलियर एफिकेसी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड नहीं करेगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बाइंडिंग स्कोर अच्छी है, डॉकिंग स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मतलब स्टेबल है, तो उनकी जो है उन ग्रुप्स की, उन पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स की, ड्रग मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी जो है रिसेंबल करेगी उस स्टैंडर्ड ड्रग के अगेंस्ट में कंपेयर पे। ठीक, तो ये बेसिक्स हैं आपके फार्माकोफोर मॉडलिंग का, या ड्रग डिज़ाइन का, या मॉलिक्यूलर डॉकिंग का। तो ये बहुत से सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं, आप पढ़िए क्या इनके बेसिक फीचर्स हैं, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली पीजी लेवल का है, तो आप केवल नाम जानिए क्या क्या आपके इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के नाम ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ये है क्या करके। ठीक, बेसिक क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। फार्माकोफोर मॉडलिंग इज एम्प्लॉयड इन द वर्चुअल स्क्रीनिंग फर्स्ट ड्रग टारगेट, है ना, हम वर्चुअल स्क्रीन कर सकते हैं, फिशिंग ड्रग टारगेट कर सकते हैं, लिगान प्रोफाइल कर सकते हैं, डॉकिंग कर सकते हैं, और ADME प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, जो आपके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपके फार्माकोफोर मॉडलिंग से, कि कौन से लिगान, कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से, कौन से फार्माकोफोर वजह से आपके एक्टिविटी इन्हेंस हो रही है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, घट रही है, या फिर टॉक्सिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो ये बेसिक आपके एप्लीकेशंस हैं। The new perspective are also accepted for the various applications of pharmacophore modeling in the future due to the simplicity and versatility of the concept. In this way, beside the application explained here, it may have application in polypharmacology, drug reprocessing and side effects prediction में भी हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स आपके नॉलेज हैं आपके फार्माकोफोर मॉडलिंग का। ठीक है, इनका जो सोर्स है बेसिकली हमने बुक से नहीं लिया है, हमने जो ऑनलाइन कंटेंट्स हैं, जो आपके लिटरेचर्स हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, उन्हें हमने लिया है। इनके हम लिटरेचर्स जैसे कि यंग एटाल हैं, जिनका जो आर्टिकल्स हैं ड्रग डिस्कवरी टुडे जर्नल्स पे आपका पब्लिश हुआ है, ये उसके लिंक है, आप चाहे तो लिंक क्लिक करके डायरेक्टली उस आर्टिकल्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद एंड AK याकिन जो हैं उनके भी आर्टिकल्स हैं, उनके भी लिंक दिए हुए हैं। क्विंग इटाल जो आपके जर्नल ऑफ रिसेप्टर्स, लिगांड एंड ड्रग केमिकल जनरल रिसर्च में छपे हुए हैं, उनके भी हमने लिया है। तो ये बेसिक्स हैं आपके फार्माकोफोर मॉडलिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बेसिक्स के बारे में। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फार्माकोफोर मॉडलिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.